सीपीसी में जो पढ़ाया जा रहा था, डिक्री या आदेश का एग्जीक्यूशन यानी कि डिक्री या आर्डर का एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन। ये बताया गया कि निष्पादन कौन करा सकता है, निष्पादन होता क्या है। एग्जीक्यूशन या इजरा या निष्पादन या प्रवर्तन के लिए समय सीमा याद रखनी है। आपका समय सीमा भी आपका बता दी गई थी कि अगर मैंडेटरी इंजंक्शन है यानी कि आज्ञापक व्यादेश है तो डिक्री पारित किए जाने के 3 साल के अंदर, और सामान्य डिक्री है तो आपका 12 साल। ये भी हो सकता है पूछ ले। कौन आपका एग्जीक्यूशन करा सकता है डिक्री का, तो डिक्री होल्डर यानी कि जो जीता है वह मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और डिक्री का अंतरिती यानी कि जो डिक्री खरीदा है, खरीदा तो नहीं हम कह सकते हैं, जिसे डिक्री ट्रांसफर की गई है, क्योंकि अंतरण में आपका दान भी आ जाएगा, विक्रय भी आ जाएगा ट्रांसफर में। इसके बाद हम शुरू किए थे धारा 36, सेक्शन वाइज शुरू किया गया था। और इधर के आपका सेक्शन, इधर से एक मेंस में केवल क्वेश्चन बनता है आपका जो बना है 37, 38 और 39 से। प्री में भी आपका उत्तराखंड ने क्वेश्चन बनाया है। फिर एक बार हम शुरुआती दौर से शुरुआत करते हैं। ये एक और लाइन याद रखिएगा, जो निष्पादन या एग्जीक्यूशन होता है वह किसका कराया जाता है, तो वह निष्पादन आपका जजमेंट या निर्णय का नहीं होता, बल्कि किसका होता है, डिक्री या आदेश का। निर्णय का ना मार दीजिएगा। यानी कि एग्जीक्यूशन किसका होता है, जजमेंट का नहीं बल्कि आपका डिक्री या आदेश का। इसके बाद आपका सेक्शन 36 एक लाइन जानना है। 36 ये बताता है कि डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन यानी कि जो प्रावधान डिक्री के निष्पादन में लागू होंगे, जहां तक संभव हो वही प्रावधान जब आर्डर को एग्जीक्यूट या निष्पादित कराया जाएगा तो लागू होगा। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये कह सकते हैं कि डिक्री या आर्डर को एग्जीक्यूशन कराने का जो मेथड है या तरीका है वह सेम है। ये कौन सी धारा बता रही है, तो ये धारा आपकी बता रही है सेक्शन आपका 37। अब क्वेश्चन ये आगे बनता है आपका 38 से हमें शुरू करना है। आपका डिक्री वह न्यायालय यानी कि कौन न्यायालय सक्षम है या कौन न्यायालय कॉम्पिटेंट है जो डिक्रियों या आदेशों को एग्जीक्यूट करा सकता है, निष्पादित करा सकता है, ये हमें देखना है। इसको जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको क्रम बताया गया था। सबसे पहले 38 पढ़ेंगे, इसके बाद इसको तोड़ लेंगे, आपका 37 इधर कर लेंगे और इधर आपका 39। अब देखिए प्री का भी क्वेश्चन देख लिया जाए कैसे आपका बना है कि डिक्री पास करने वाले यानी कि पारित करने वाले कोर्ट की डिफिनीशन कहाँ दी गई है, तो डिक्री पारित करने वाले कोर्ट की परिभाषा धारा 37 में। फिर अंतरिती न्यायालय यानी कि जिस न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए सेंड की गई है, भेजी गई है, वह कहाँ बताया गया है 39। बट और फिर आपका 38 भी पूछा गया है कि वह कौन कोर्ट कॉम्पिटेंट है या सक्षम है जो डिक्री या आदेश का प्रवर्तन करा सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि कौन कोर्ट सक्षम है, तो उस कोर्ट या उस न्यायालय का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है, 38 में। देखिए आपका जो क्वेश्चन बनता है कि वह
कौन सा न्यायालय है जिसके द्वारा डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, तो उस न्यायालय या उस कोर्ट का उल्लेख 38 में किया गया है। अब 38 आपका शुरू कर देना है कि 38 में क्या कहा गया है, यानी कि कौन न्यायालय कॉम्पिटेंट है जो डिक्री या आदेश को एग्जीक्यूट करा सकता है, लागू करा सकता है। ये सक्षमता कहाँ दी गई है? 38। देखिए कौन न्यायालय सक्षम है। पहला ये बताया जा रहा है कि आपका बेयर की भाषा देख लिया जाए पहले। डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा, यानी कि जो न्यायालय डिक्री पारित किया है, यानी कि पास किया है, यानी कि पारित किया है, वह न्यायालय सक्षम है कि उस डिक्री को एग्जीक्यूट या निष्पादित करा सके। तुरंत पॉइंट पकड़ना है कि आखिर किस कोर्ट ने डिक्री पास की है, किस कोर्ट ने डिक्री को पारित किया है, इसकी उस कोर्ट की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा 37। या उस न्यायालय द्वारा जो जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है, यानी कि वह न्यायालय भी डिक्री या आर्डर को एग्जीक्यूट कराने में कॉम्पिटेंट होगा जिसे डिक्री निष्पादन या एग्जीक्यूट करने के लिए सेंड की गई है या भेजी गई है। तो जिस न्यायालय को सेंड की जाती है, आपका उसके बारे में विस्तृत प्रावधान को किस सेक्शन में किया गया है? 39। तो जब भी आप बैठिए भाई पीछे, जब भी आप पढ़िएगा तो 38 से उठाइएगा और 38 में अब यहाँ पूछ सकता है प्री में कि कौन न्यायालय सक्षम है जो डिक्री का निष्पादन करवा सके, तो आप दोनों ऑप्शन देखिएगा, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय और दूसरा कौन कॉम्पिटेंट है जिसे डिक्री क्या की गई है? भेजी गई है। अब क्यों भेजी जाएगी? बैठिए भाई तीन लोग, कैसे भेजी जाएगी? अब आइए 37 देखा जाए भाई। चूंकि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा भी डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, प्रवर्तित कराया जा सकता है, तो 37 में हम ये पढ़ेंगे कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कौन माना जाएगा। अब एक एक शब्द देखिए, डिक्री 37 निकाल लीजिए भाई बैरेक्ट में। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा, यानी कि दो खंड दिए गए हैं, अगर कोई कोर्ट इन दो खंडों में से किसी में आ जाता है तो हम कहेंगे कि वह डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है। पहला खंड देखिए, जहां निष्पादित की जाने वाली डिक्री अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई है, वहां प्रथम बार का न्यायालय डिक्री पारित करने वाला न्यायालय माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिक्री अपील में पारित की गई है और जो अपील न्यायालय था उसने डिक्री पारित की, तो डिक्री पारित करने वाला कोर्ट कौन कहा जाएगा? तो आपका फर्स्ट या प्रथम बार का न्यायालय जो था, यानी कि जो कौन न्यायालय था? प्रथम बार का। यही आपको एक उदाहरण से समझना है थोड़ा। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज ने, यानी कि डीजे ने कोई जजमेंट दिया और जजमेंट के बाद डिक्री पारित की। इस डिक्री की अपील की गई और अपील उच्च न्यायालय में की गई। अपील या तो उच्च न्यायालय खारिज कर दिया या अपील स्वीकार कर लिया, जो भी किया, तो ऐसी दशा में ये जो डिक्री हैं ये हाई कोर्ट ने पारित की हैं और किस अधिकारिता का प्रयोग करते हुए? अपीलेट, यानी कि अपीली। तो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि इस उदाहरण में डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसे माना जाएगा? तो आपका फिर याद रखिए,
जिस न्यायालय में सबसे पहले मुकदमा चला और जिस न्यायालय ने सबसे पहले डिक्री पारित की थी, वही न्यायालय डिक्री पास करने वाला कोर्ट माना जाएगा। तो बताइए आप लोग, उदाहरण में सबसे पहले डिक्री किसने इसमें पास की है? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने की है कि डीजे ने? तो प्रथम बार का न्यायालय कौन इसमें माना जाएगा? डीजे का। तो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसे माना जाएगा? डीजे का न्यायालय। और डीजे का न्यायालय इस डिक्री को क्या कराएगा? एग्जीक्यूट। फिर एक बार समझिए, सामान्यतः उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा पारित डिक्रियों का एग्जीक्यूशन नहीं कराते। जो निष्पादन का आपका मैंने कह सकते हैं अधिकार दिया गया है, वह लोअर कोर्ट को दिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपका ये लागू डिक्री को नहीं कराते, निचले न्यायालय को भेज देते हैं और निचला न्यायालय क्या करता है? कराता है। फिर एक बार इसको देखिए, जो अगर आपका डिक्री अपीलीय अधिकारिता में पारित की गई है, तो डिक्री पारित करने वाला कोर्ट किसे कहा जाएगा? जिसने प्रथम बार उस डिक्री को क्या किया था? पारित। तो प्रथम बार का एक उदाहरण देखिए इसमें फिर से, कि जिला जज के न्यायालय ने प्रथम बार सुनवाई की, डिक्री पारित की, उसकी अपील हाई कोर्ट में हुई, हाई कोर्ट ने डिक्री को बरकरार रखा। तो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कौन यहाँ माना जाएगा? जो सबसे पहले क्या सुना दिया है? डिक्री। तो इस उदाहरण में कौन माना जाएगा? डीजे का कोर्ट। तो कौन न्यायालय सक्षम होगा? जो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय माना जाएगा और डिक्री को लागू भी कराएगा। तो वह कौन न्यायालय हो गया यहाँ? डीजे का। अब ये पहला खंड आया। दूसरा खंड देखिए, दूसरा खंड ही थोड़ा टेक्निकल है। दूसरा जो क्लाज है उसको आपका जो बेयर एक्ट है काफी उलझाव लिखा है। पहले एक उदाहरण द्वारा देखिए कि आपका डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कौन माना जाएगा। मान लीजिए कि एक न्यायालय था और उस न्यायालय ने डिक्री पारित की, तत्पश्चात अभी डिक्री को लागू नहीं करवाया गया, या तो उस न्यायालय को समाप्त कर दिया गया, यानी कि उसे कानून बनाकर क्या कर दिया गया? समाप्त। या उस न्यायालय की अधिकारिता किसी अन्य न्यायालय को दे दी गई, यानी कि उस न्यायालय का जो जुरिडिक्शन था उसको किसको ट्रांसफर कर दिया गया? किसी अन्य न्यायालय को। तो ऐसी दशा में अब समस्या ये आती है कि जो पुराना न्यायालय डिक्री पारित किया है, उसकी डिक्री को कौन एग्जीक्यूट कराएगा? कौन लागू कराएगा? तो अगर पुराने न्यायालय को आज भी अधिकारिता है तो वह तो कराएगा ही, और कौन करा सकता है? जिन न्यायालयों को उसकी अधिकारिता ट्रांसफर की गई है या दी गई है। तो मान लीजिए ये न्यायालय था, इसको समाप्त करके दूसरे न्यायालय को इस न्यायालय की शक्ति दे दी गई, और तो डिक्री का निष्पादन कौन कराएगा? जिस न्यायालय को क्या प्रदान किया गया है? पहले न्यायालय का पावर। इसी को थोड़ा बेयर एक्ट में काफी उलझाऊ तरीके से लिखा है। देखिए आपका क्या लिखा है, जहां प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रह गया है, यानी कि एक उदाहरण भाई बना लिया जाए। देखिए ये प्रथम बार का न्यायालय, यानी कि सबसे पहले इस कोर्ट ने डिक्री पारित की थी। ये पहले याद रखिए, कौन कोर्ट था? वन, कोर्ट नंबर वन हम बता रहे हैं। तो पहला ये कहा जा रहा है बेयर एक्ट में कि जहां डिक्री पारित करने वाला न्यायालय
अब अस्तित्व में नहीं रह गया है, एग्जिस्ट नहीं करता, विद्यमान नहीं रह गया है, यानी कि ये न्यायालय ही अब क्या हो गया है, समाप्त। पहला लाइन ये आया। दूसरा देखिए अभी इसी में, या उसे निष्पादन करने की अधिकारिता नहीं रह गई है। या दूसरा पॉइंट ये आया कि इस न्यायालय ने डिक्री तो पारित की थी, लेकिन अब इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने का जुरिडिक्शन इसमें है कि नहीं है, नहीं है। तो भाई ये नहीं कि डिक्री लागू नहीं होगी, अब कौन न्यायालय करेगा आगे हम बताएंगे, पहले एक आइए। यानी कि पहला ये नियम आया कि जिस न्यायालय ने प्रथम बार डिक्री पारित की वह न्यायालय ही समाप्त हो गया। दूसरा ये नियम आया कि उस न्यायालय का जुरिडिक्शन ही छीन लिया गया कि अब तुम डिक्री को लागू नहीं करा सकते। अगला देखिए शब्द आपका, वहाँ वह न्यायालय आता है जो यदि वह वाद जिसमें डिक्री पारित की गई है डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन देने के समय दायर किया जाता तो ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता या जुरिडिक्शन रखता। तो फिर एक बार पूरा समझिए अच्छे से, जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी वह न्यायालय अब समाप्त कर दिया गया है। या दूसरा पॉइंट, उस न्यायालय की निष्पादन की अधिकारिता को खत्म कर दिया गया है, छीन लिया गया है। तो अब डिक्री का एग्जीक्यूशन कौन कोर्ट, किस कोर्ट द्वारा किया जाएगा, तो कानून ये बताता है कि अब डिक्री को उस कोर्ट द्वारा एग्जीक्यूट कराया जाएगा जिसमें आपका डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन देते समय ऐसे मामलों के लिए वाद दायर किया जा सकता था। यानी कि कुल मिलाकर सामान्य भाषा में आया कि अगर एक कोर्ट समाप्त हो गया तो उस कोर्ट का जुरिडिक्शन जिस न्यायालय को ट्रांसफर किया गया है वह न्यायालय सक्षम है कि भले वह डिक्री पारित न किया हो लेकिन वह डिक्री को क्या करा सके, एग्जीक्यूट। तो मान लीजिए इस न्यायालय को समाप्त कर दिया गया या अधिकारिता छीन ली गई और दूसरे न्यायालय को अधिकारिता दे दी गई, तो अब इस न्यायालय को तो जुरिडिक्शन रहा नहीं, तो कौन न्यायालय डिक्री का निष्पादन कराएगा जिसे अधिकारिता क्या की गई है, प्रदान की गई है। भाई दूसरा खंड यही कौन न्यायालय, ये दूसरा। तो ये डिक्री पारित करने वाला न्यायालय ये भी माना जाएगा, मैंने है नहीं लेकिन क्या किया जाएगा, मान लिया जाएगा। अब आइए 39, डिक्री का ट्रांसफर। आइए पहले एक उदाहरण देखिए तब डिक्री का सेंड कराया जाए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ डिक्री, डिक्री का अंतरण कराया जाए। पहले एक उदाहरण देखिए तब आपका इसको बताया जाए। ये भी आसान है, पहले एक उदाहरण बनाइए भाई 39 पर ताकि दिमाग में कंसेप्ट पहले क्लियर हो। मान लीजिए ए ने प्रयागराज में बी के खिलाफ मुकदमा किया और न्यायालय ने ये कहा कि बी ए को 10,000 रुपया अदा करे। यानी कि ए के पक्ष में डिक्री पारित की गई, किसके विरोध में पारित की गई है, बी के, और बी से ए को 10,000 रुपया जिस प्रक्रिया द्वारा दिलवाया जाएगा उसी को हम एग्जीक्यूशन या निष्पादन या डिक्री का प्रवर्तन कहते हैं। तो अब समस्या ये आई कि मान लीजिए कि अगर बी की संपत्ति प्रयागराज में है तो कोई समस्या नहीं है, बी की जो प्रयागराज में प्रॉपर्टी है अगर बी पैसा नहीं देता तो उस प्रॉपर्टी को कुर्क या अटैच या जब्त किया जाए, जब्त करके सेल या विक्रय करवाया जाए और जो पैसा आएगा न्यायालय उस पैसे में से कितना दिलवा देगा, ए को 10,000, मैंने जो पैसा बी की प्रॉपर्टी बेचकर आए। अब मान लीजिए कि प्रयागराज में बी की प्रॉपर्टी नहीं है
लेकिन प्रॉपर्टी तो है कहाँ है, पटना में। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जिस न्यायालय ने डिक्री पास की थी यानी कि पारित किया था, उस न्यायालय की अधिकारिता के अंदर प्रत आपका जो व्यक्तिहारा है यानी कि जजमेंट डेटर की संपत्ति या तो कम है या है ही नहीं। तो ऐसी दशा में क्या डिक्री को लागू कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। तो अगर बी की संपत्ति पटना में है तो ये प्रयागराज का न्यायालय उस डिक्री को सेंड करेगा, भेजेगा, ट्रांसफर करेगा। तो बताइए कहाँ भेज दे, किस न्यायालय को भेज दे, पटना के। और पटना का न्यायालय प्रयागराज द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री को ऐसे लागू कराएगा मानो उस डिक्री को उसने क्या पारित किया है, स्वयं। तो भाई कब भेजा जाएगा वही कंडीशन याद रखना है। फिर एक बार देखिए, एक और उदाहरण इसी में बनाया जाए। मान लीजिए कि बी की जो संपत्ति प्रयागराज में थी वह कुर्क गई की गई, बेची गई और केवल 5,000 रुपया वसूल हो पाया। लेकिन बी का एक मकान पटना में भी है जो कीमती है। तो ए प्रयागराज के न्यायालय में आवेदन देगा, वह स्वप्रेरणा से नहीं, आवेदन देगा कि हजूर निर्णित ऋणी या हारने वाले की संपत्ति पटना में है, आप इस डिक्री को कहाँ अंतरित करिए, कहाँ सेंड करिए, पटना के कोर्ट में। और पटना का कोर्ट इस डिक्री को लागू कराएगा यानी कि पटना में जो बी की संपत्ति है उस संपत्ति को कुर्क करवाएगा, पटना का कोर्ट बेचवाएगा और हमारा अभी कितना बचा है, 5,000 रुपया, उस पैसे में से दिलवाएगा। अब क्या प्रयागराज का न्यायालय डायरेक्ट पटना की प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकता है कि नहीं, नहीं कर सकता। यानी कि अगर दूसरे न्यायालय की अधिकारिता में अगर निष्पादन डिक्री का कराना है तो इसका एक ही उपाय है कि उस डिक्री को उस अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय को क्या किया जाए, सेंड किया जाए, भेजा जाए। यानी कि प्रयागराज से कहाँ के कोर्ट को भेज दीजिए, पटना के, और पटना का कोर्ट उसका निष्पादन कराए। अब समस्या आपकी ये आती है कि आपका कब भेजा जाएगा, प्रयागराज से कब पटना भेजा जाएगा। तो उदाहरण चेंज कर लिया जाए भाई, तब आपका दूसरा उदाहरण पर आपका बैरक चला जाए। ध्यान से देखिए, इसी उदाहरण पर पूरा चलेगा। आपका ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, जीता था 10,000 रुपया और 10,000 रुपया जीता था। अब मान लीजिए कि प्रयागराज के न्यायालय ने डिक्री पारित की थी और आपका बनारस बना लिया जाए, सही रहेगा। और बनारस में इसका निष्पादन कराना है तो प्रयागराज का न्यायालय बनारस के कोर्ट को सेंड करेगा वह डिक्री कि आप निष्पादित कराइए। तो किन परिस्थितियों में आपका ये डिक्री बनारस सेंड की जाएगी और प्रयागराज का न्यायालय सुमोटो से सेंड करेगा कि आपका एप्लीकेशन पर। तो सुमोटो यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ हर हाल में ए या ए के विधिक प्रतिनिधि या ए का अंतर्ती जो भी हो वह प्रयागराज के न्यायालय में क्या दे, एप्लीकेशन कि हमारी इस डिक्री को कहाँ ट्रांसफर किया जाए, बनारस। क्योंकि बी की प्रॉपर्टी कहाँ कुर्क करानी है, बनारस में। बैठिए भाई। अब देखिए 39 का भाई बेयर एक्ट अब शुरू किया जाए। इस उदाहरण को पकड़े रहेगा, जितनी बातें चलेंगी ज्यादा 39 की इसी उदाहरण पर कवर होंगी। देखिए क्या करके, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक बार बताइए, डिक्री पास करने वाला न्यायालय
तो डिक्री पास करने वाला न्यायालय इस उदाहरण में कौन है? प्रयागराज। तो किसके आवेदन पर? डिक्रीदार के। जो जीता है तो कौन एप्लीकेशन देगा प्रयागराज के न्यायालय में? ए। और इसके एप्लीकेशन पर डिक्री निष्पादन के लिए किसी अन्य जिले में या दूसरे क्षेत्र में भेजी जाएगी तो कहाँ निष्पादन कराना है? इस उदाहरण में बनारस। तो ये प्रयागराज का न्यायालय कहाँ भेज देगा? बनारस। लेकिन स्वप्रेरणा से भेज रहा है कि डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पर। स्वप्रेरणा नहीं काम करेगा, सतर्क रहिएगा। अब कब डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पर अब कब भेजा जाएगा, इसके लिए मैं बता दूं। आपका 39 में 4 ऐसी कंडीशन बताई गई हैं जहां की प्रयागराज से के न्यायालय द्वारा वह डिक्री ट्रांसफर की जाएगी बनारस के न्यायालय में। वही 4 कंडीशन देखिए कह करके। यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय यानी कि लोकल सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए, बेनिफिट के लिए स्वयं कार्य करता है। यानी कि पहला पॉइंट, अब स्मॉल ए में देखिए पहले के, कब प्रयागराज का न्यायालय बनारस के न्यायालय को ए के एप्लीकेशन पर इस डिक्री का निष्पादन कराने के लिए सेंड करेगा, भेजेगा। तो पहला नियम ये है कि जो निर्णित ऋणी है, जजमेंट डेटर है, यानी कि जो व्यक्ति मुकदमे में हारा है, तो इस मुकदमे में कौन हारा है? बी। अगर बी, पहला पॉइंट, अगर भी दूसरे न्यायालय की अधिकारिता में, तो उदाहरण पकड़े रहिए, किस न्यायालय की अधिकारिता में? बनारस के। या तो बनारस के न्यायालय की अधिकारिता में निवास करता है, रेसिडेंस है उसका, या बिजनेस करता है यानी कि कारोबार करता है, या बेनिफिट या अभिलाभ के लिए क्या करता है? स्वयं कार्य। तो प्रयागराज का न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर यानी कि जीतने वाले के क्या एप्लीकेशन पर उस डिक्री को कहाँ ट्रांसफर कर देगा? बनारस के कॉम्पिटेंट कोर्ट में, सक्षम न्यायालय में। तो अब कौन न्यायालय निष्पादन कराएगा? बनारस का। पहला याद रखिए। दूसरा देखिए, यदि ऐसी व्यक्ति की संपत्ति जो ऐसी डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता स्थानीय अधिकारिता के भीतर नहीं है और ऐसे अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के अंदर है, यानी कि हमने उदाहरण बताया भी था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी, निर्णित ऋणी की जो प्रॉपर्टी उस न्यायालय के जुरिडिक्शन के अंदर है, वह डिक्री की तुष्टि यानी कि डिक्री में जो रकम दी गई है उस रकम की पूरी वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि ए जीता था कई हजार, 10,000, और प्रयागराज में जो बी की प्रॉपर्टी थी वह कुर्क की गई, त्याग की गई, तो निकला कितना? 5,000। लेकिन बी की प्रॉपर्टी है लेकिन प्रयागराज के कोर्ट न्यायालय की अधिकारिता के अंदर नहीं है, बल्कि किस न्यायालय की अधिकारिता के अंदर है? बनारस। और बनारस में संपत्ति अटैच की जाए, सेल की जाए और उससे पैसा वसूला जाए, तभी डिक्री तुष्ट होगी, यानी कि तभी पूरा 10,000 क्या हो पाएगा? वसूल। तो 5,000 तो प्रयागराज की प्रॉपर्टी से वसूल हो गया, 5,000 बाकी हैं, यानी कि डिक्री अभी तुष्ट पूरी तरह नहीं हुई है। तो अब ये एप्लीकेशन देगा किस कोर्ट में? प्रयागराज के, कि ये डिक्री सेंड की जाए। कहाँ की जाए? बनारस में। क्योंकि बनारस में किसकी संपत्ति कुर्क करके बेचकर हमें पैसा दिलवाया जाएगा? बी की।
दूसरा कंडीशन। तीसरा देखिए, यदि डिक्री उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित अचल संपत्ति के विक्रय या परिधान का निर्देश देती है, तो ऐसी दशा में फिर आइए 10,000 रुपये की डिक्री ए के पक्ष में पारित की गई। पहले ही न्यायालय देखता है कि बी के पास प्रयागराज में एक पाई की भी संपत्ति नहीं है, तो प्रयागराज का न्यायालय पहले ही कह देगा कि जो बी की बनारस में संपत्ति है उस संपत्ति को क्या किया जाए, कुर्क और कुर्क करके सेल करके, और बी से ए को कितना दिलवाया जाए, 10,000। ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि बी की कोई प्रॉपर्टी प्रयागराज में नहीं थी, लेकिन कहाँ थी, बनारस। तब डिक्री अब कुर्की कहाँ करनी है, बनारस में। तो यह ए एप्लीकेशन देगा प्रयागराज के न्यायालय में, और प्रयागराज का न्यायालय डिक्री को कहाँ सेंड कर देगा, बनारस। बनारस का न्यायालय बी की बनारस में संपत्ति को अटैच करेगा, सेल करवाएगा, और जो पैसा आएगा वह किसको मिलेगा, 10,000 ए को। चौथा कंडीशन देखिए, यदि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से ऐसा करना उचित समझे, यानी कि अगर डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से उचित समझता है, तब भी वह डिक्री को आपका सेंड कर सकता है, आपका बनारस के न्यायालय को। ये 4 पॉइंट हुआ। दूसरा खंड देखिए, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वप्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रयागराज के जिला जज ने डिक्री पारित की, तो क्या जिला जज अपने अधीनस्थ से इस डिक्री का निष्पादन करवा सकते हैं कि नहीं? यानी कि सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन इत्यादि से क्या इस डिक्री को लागू या प्रवर्तित या एग्जीक्यूट करा सकते हैं कि नहीं? करा सकते हैं। तो इनको करना क्या है, ये अपने इच्छा से भी कर सकते हैं कि डीजे किसको सौंप दे, अपने निचले न्यायालय को, दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में नहीं। फिर मैं बता दूं, अपने ही जिले में जो सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, जो नीचे के न्यायालय हैं, उनको भी डिक्री दी जा सकती है कि आप निष्पादित कराइए। ये दूसरे जिले में नहीं, दूसरे खंड में भिजवाइएगा, अपने ही जिले में। लेकिन किसको, ऊपर वाले कोर्ट को कि नीचे वाले? नीचे वाले। ये काम सुमोटो से हो सकता है, यानी कि जिला जज अपनी इच्छा से ये कर सकते हैं। अगला देखिए, तीसरा खंड, इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा यदि उस न्यायालय को डिक्री के अंतरण के लिए आवेदन करने के समय ऐसे न्यायालय को उस वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती जिसमें डिक्री पारित होती। यानी कि एक लाइन बस इसको समझना है कि बनारस में कौन सा न्यायालय कॉम्पिटेंट माना जाएगा। तो कानून ये कहता है कि जिस विषय में मुकदमा हुआ है, अब ये देखा जाएगा कि अगर वह मुकदमा बनारस में होता तो कौन न्यायालय वहां इस मुकदमे में सुनवाई में सक्षम होता, तो उसी वही न्यायालय डिक्री के निष्पादन के लिए सक्षम माना जाएगा, और उसी न्यायालय को क्या ट्रांसफर की जाएगी, डिक्री। यानी कि अब बनारस में फिर एक बार देखिए, ये जिस विषय को लेकर प्रयागराज के न्यायालय में मुकदमा चला है, अगर ये मुकदमा बनारस में दायर किया जाता तो किस कोर्ट में किया जाता, तो वही न्यायालय क्या माना जाएगा, बनारस का सक्षम। अगला देखिए, आपका कह सकते हैं कि चौथा खंड ये कह रहा है, किस धारा की कोई भी चीज न्यायालय को
डिक्री पारित किया था अपने अधिकारता के बाहर, आपका डिक्री निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो पहले ही हम बताए थे कि अगर प्रयागराज का कोर्ट ये चाहता है कि वह अपने जुडिक्शन से बाहर जाकर डिक्री को इन्फोर्स कराए, तो आपका ये स्वयं नहीं करा सकता। इसके लिए उपाय यही है कि वह उस कोर्ट को डिक्री निष्पादन के लिए क्या करे, सेंड करे। भाई अपनी अधिकारता में आप कराइए प्रयागराज में, बाहर सीमा से बाहर अगर जाना है तो किसको भेज दीजिए, जो वहाँ का न्यायालय क्या है, कॉम्पिटेंट। ये नहीं कि आप हर एक आपका जिले में उड़ते रहिए, ये सिविल मामला है। अगर ये मामला क्रिमिनल होता तो भाई आपका मैं बता दूं, आपका अगर ये मामला आपराधिक होता तो नियम भिन्न होता, क्योंकि आपराधिक मामलों में आपका भारत में कहीं भी गिरफ्तार करिए, वारंट का निष्पादन करिए, पूरे भारत में पीछा करिए, तो क्रिमिनल मामला अलग होता है। ये कैसा मामला है, सिविल। अगला देखिए, अब छोटी छोटी धाराएं आपकी मिलेंगी और इधर आपका प्री के लिए है। देखिए भाई सेक्शन 40 देखिए, किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण, यानी कि अब अन्य राज्य को करा दीजिए। यानी कि मान लीजिए प्रयागराज के न्यायालय ने डिक्री पारित की, अब अन्य राज्य पटना ही करा दीजिए, क्योंकि जो पटना का न्यायालय है वह बिहार में है, दूसरे राज्य में। तो अन्य न्यायालय को डिक्री का ट्रांसफर आपका किया जा सकता है, तो वहाँ के भी सक्षम न्यायालय में। तो प्रयागराज से कहाँ भेज दिया जाए, पटना। तो कौन सी धारा एक लाइन बताती है, 40। भेजा जा सकता है कि नहीं, भेजा सकता है। एक 41 देखिए, निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। तो इसी उदाहरण को आगे बढ़ाइए। प्रयागराज के कोर्ट ने बनारस के कोर्ट को डिक्री निष्पादित के लिए भेजी, तो बनारस के न्यायालय का यह कर्तव्य है कि डिक्री का एग्जीक्यूशन हो गया कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसका कारण लिखकर प्रयागराज के न्यायालय को सूचित करे कि न करे, सूचित करे, एक लाइन कोई इसमें। इसके बाद 42, अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय का पावर क्या है। ये आपका फिर अगला क्वेश्चन आया जो थोड़ा बड़ा है। फिर आपका एक उदाहरण, इसी उदाहरण पर ज्यादा चलता रहेगा लास्ट तक, इसी उदाहरण को पकड़ा जाए और इसी उदाहरण पर ही क्या किया जाए, बेयर एक्ट समझाया जाए। देखिए मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ प्रयागराज के न्यायालय में मुकदमा किया, प्रयागराज के न्यायालय ने ए के फेवर में डिक्री भी पारित कर दी, प्रयागराज में निष्पादित डिक्री नहीं हो पाई, तो एक ने एप्लीकेशन दिया प्रयागराज के कोर्ट में, और ये डिक्री निष्पादन के लिए किस जिले में भेज दी गई, बनारस में। भाई क्यों, कब भेजी जाएगी, ये धारा 39(1) में 4 क्लास दिए गए थे, अब भेज दी गई है। अब हमें ये देखना है कि जो ये बनारस का न्यायालय है जिसे डिक्री सेंड की गई है कि आप एग्जीक्यूशन कराइए, तो बनारस के न्यायालय को इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने, लागू कराने में क्या क्या पावर होगा, क्या क्या शक्ति होगी। तो उन शक्तियों का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है, 42 में। यानी कि बनारस के न्यायालय को क्या पावर होगा, क्या शक्ति होगी, उस शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है, 42 में। भाई प्रयागराज का न्यायालय का नहीं, हम कहाँ का बता रहे हैं, जिसको डिक्री क्या की गई है, भेजी गई है, सेंड की गई है। अब आइए 42 से भी आपका इधर दो धाराएं महत्वपूर्ण हैं, एक 42 है, एक 47 है, और फिर 51 है। इधर तीन धाराएं आपकी महत्वपूर्ण मेंस के लिए भी हैं।
और तो पुछल्ली धारा है 1 मिनट की, उसमें कोई समय नहीं लगेगा, बस फ्री के लिए भले पूछ ले। अब देखिए इसमें थोड़ा समय लगता है, देखिए एक एक शब्दों को भाई। अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय का पावर, फिर एक बार उदाहरण कवर किए रहिए क्योंकि सब पावर इसी पर चलेगा। प्रयागराज के न्यायालय ने डिक्री को लागू कराने के लिए बनारस के न्यायालय को सेंड किया है, ट्रांसफर किया है, तो 42 बताएगी कि बनारस के न्यायालय या ट्रांसफरी कोर्ट या जिस न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए सेंड की गई है उसे इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने में क्या क्या पावर होगा, यानी कि क्या क्या बनारस के न्यायालय को शक्ति प्राप्त है, उन शक्तियों का उल्लेख कौन सा सेक्शन करता है? 42। अब आपका 42 एक एक करके देखिए और इसी उदाहरण को बनाए भी रखा जाए ए और बी, क्योंकि इसी उदाहरण पर पूरा सेक्शन चल जाएगा। देखिए भाई आपका पहला खंड देखिए इसको। अपने को भेजी गई डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी डिक्री के निष्पादन में वे ही शक्तियां होंगी जो उसकी होती यदि वह उसके ही द्वारा पारित की गई होती। यानी कि पहला पॉइंट ये मिला उदाहरण में कि बनारस के न्यायालय को ऐसी डिक्री के निष्पादन में क्या पावर होगा। तो पहला पॉइंट ये कहा जा रहा है बेरक की भाषा कि अगर बनारस का न्यायालय वह डिक्री स्वयं पारित किया रहता और उस डिक्री के निष्पादन में बनारस के न्यायालय को जो भी पावर होता वे सभी पावर उसको जो सेंड की गई है डिक्री उस डिक्री के भी निष्पादन में उसे प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह डिक्री बनारस के न्यायालय ने स्वयं पारित की होती तो क्या पावर बनारस के न्यायालय को होता, वे सभी पावर जो डिक्री ट्रांसफर करके गई हैं उसमें भी क्या होगा? प्राप्त। यानी कि आपका प्राप्त होगा, अंतर नहीं आएगा। फिर एक बार इसको समझिए। अगर बनारस का न्यायालय वह डिक्री स्वयं पारित करता तो उस डिक्री के निष्पादन में यानी कि स्वयं द्वारा पारित डिक्री के एग्जीक्यूशन में जो पावर उसे होता वह पावर उसे ऐसे सेंड की गई डिक्री में भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए, इसके बाद कुछ स्पेशलाइज बातें की गई हैं, यानी कि सामान्य बातें तो हो गई कि पावर पैरल होगा, लेकिन इसके बाद कुछ बातें स्पेशलाइज की गई हैं। देखिए क्या कहा गया है। वे सभी व्यक्ति जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं यानी कि वायलेशन करते हैं, यानी कि वे सभी व्यक्ति जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं, डिक्री को नहीं मानते हैं, डिक्री का उल्लंघन करते हैं, डिक्री का क्या करते हैं? उल्लंघन। वे वे सभी व्यक्ति ऐसे न्यायालय द्वारा दंडित किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बनारस के न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है कि जो भी लोग इस डिक्री को न माने, वायलेशन करें, अवज्ञा करें, उन सबको वह दंडित कर सकता है कि नहीं? बनारस का न्यायालय कर सकता है, अवज्ञा कर। अगला देखिए, या उसके निष्पादन में बाधा डालते हैं, यानी कि बनारस का न्यायालय उस डिक्री को एग्जीक्यूट करा रहा है और कुछ लोग उसमें क्या डाल रहे हैं? विघ्न, बाधा डाल रहे हैं। यानी कि पुलिस वाले गए डिक्री का निष्पादन कराने और 5-6 व्यक्ति आ गए, लाठी डंडा लेकर खड़े हो गए कि हम निष्पादन कराने ही नहीं देंगे। इसका मतलब कि आप डिक्री के निष्पादन में क्या डाल रहे हैं? तो 3-4 एंगल से देखना है, भले आपको न समझ में, मैंने इसको आपका आईपीसी में भी देखना है,
आपका सीआरपीसी में भी आपका कह सकते हैं, और आपका ये सीपीसी में भी आपका देखिए कौन कौन सी धारा इस पर कोरिलेट करना है भाई। एक सीपीसी की धारा 74 करना, अभी हम बता रहे हैं जो आपका विरोध करते हैं, बाधा डालते हैं। इसके बाद जो सीआरपीसी में आप पढ़ेंगे, सीआरपीसी का सेक्शन 41। इसके बाद जो आईपीसी में आप पढ़ेंगे, आईपीसी में 141, और एक 352 की 53 है भाई। 300 एक बार देखिए तो आईपीसी सीआरपीसी तो है। देखिए आपका आईपीसी का जो सेक्शन आपको पढ़ना है, आपका 141 और 352। तो सीआरपीसी आपका 41, सीपीसी आपका 74 धारा इस पर पढ़ना है। और आईपीसी में कम से कम दो सेक्शन याद रखिएगा, 141 और अगला कौन सा सेक्शन, 352। देखिए एक उदाहरण बनाया जाए, एक उदाहरण बनाकर ही चला जाए सही रहेगा। मान लीजिए कि बनारस का न्यायालय था, वह डिक्री को अपने अधिकारिता में एग्जीक्यूट करा रहा था, क्योंकि यहाँ से डिक्री प्रयागराज से भेजी गई थी। बनारस के न्यायालय ने पुलिस को आदेशित किया कि संपत्ति को कुर्क किया जाए, इत्यादि किया जाए, और 10 लोग आए, संख्या बढ़ा दिया जाए। 10 लोग आकर और क्या कर रहे हैं, एक तो निष्पादन का विरोध कर रहे हैं, और पुलिस पर हमला कर दिए हैं, या पुलिस पर आपराधिक बल का प्रयोग किए हैं, या पुलिस को भयभीत कर दिए हैं। तो पहला आपका ये समझना है कि अगर किसी लॉ को या किसी न्यायालय के आर्डर को पुलिस वाले अप्लाई या लागू या इन्फोर्स करा रहे हैं, और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आकर उसमें बाधा डाल रहे हैं, तो पहला उनका जो जमाव होगा आईपीसी के तहत, वह अब क्या कहलाएगा, अनलॉफुल। यानी कि ऐसे व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली या अवैध सभा या विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य माने जाएंगे। यानी कि इनका जमाव अब क्या हो गया, अनलॉफुल। लेकिन संख्या याद रखिए, कम से कम कितना, 5, या 5 से क्या है, अधिक। तो हम उदाहरण में कितने लोगों का बनाए हैं, 10। पहला प्रभाव ये होगा। और जो लोग विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होंगे, जो डिक्री के निष्पादन में क्या डालते हैं, बाधा, बनारस के न्यायालय द्वारा दंडित किए जाएंगे। तो तुरंत आ जाइए, विधि विरुद्ध जमाव के लिए आईपीसी में आपका सजा किस धारा में है, दंड किस धारा में है, तो 143। अब आइए, चूंकि पुलिस वाले डिक्री का निष्पादन कराने गए हैं, और आप पुलिस पर एसाल्ट करते हैं या क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी दशा में आपका अगर लोक सेवक अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और उस दौरान आप लोक सेवक पर क्या करते हैं, एसाल्ट या क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग, यानी कि हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं, तो आप दंड के भागी होंगे। तो ऐसे लोग किस धारा में दंड के भागी होंगे, 352। 353 है, 353 है भाई। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं, हो सकता है कि मिस हो गया हो, देख हो सकता है भाई, तेजी से देखने में देख लेते हैं भाई।
भाई 353 है भाई, देखिए आपका ये जो अगर लिखे तो बना लीजिएगा, 353 सेक्शन है। इसके बाद आपका ये देखा जाए आईसीआरपीसी में अगर कोई व्यक्ति पुलिस के कर्तव्य में बाधा डाल रहा है तो पुलिस वाले ऐसे व्यक्तियों को विदाउट वारंट यानी कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने का पावर भी रखते हैं। और वो शक्ति किस सेक्शन से मिलती है? सीआरपीसी की धारा 41। यानी कि ये जो 10 लोग विरोध कर रहे हैं आपका डिक्री के निष्पादन का, तो पुलिस को पावर है किस धारा में? सीआरपीसी के 41 में, कि इनको वारंट के बिना क्या कर ले? अरेस्ट। और ऐसे व्यक्ति, अब आइए सीपीसी की धारा 74 भाई, जो व्यक्ति डिक्री के एग्जीक्यूशन में बाधा डाल रहे हैं, अब ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। इन्हें गिरफ्तार करके अधिकतम 30 दिन तक के लिए सिविल न्यायालय जेल भेज सकता है और डिक्री का निष्पादन फोर्स का प्रयोग करके किया जाएगा। यानी कि बल का क्या किया जाएगा? प्रयोग। ये हम नहीं बता रहे हैं, आगे पढ़ना है कौन सी सीपीसी की सेक्शन 74। और ऐसी दशा में आपका, चलिए आगे बताया जाएगा, इतना ही पर्याप्त है भाई को रिलेशन। आगे देखिए भाई आपका दूसरा देखिए हम कहाँ बता रहे थे, फिर आपका बैरक देखिए, वे सभी व्यक्ति जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं यानी कि उल्लंघन या अवहेलना करते हैं या निष्पादन में बाधा डालते हैं, तो बाधा हमने डलवाया कितने व्यक्तियों द्वारा? 10, एक भी डाल सकता है। बाधा डालते हैं न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा मैंने निष्पादन करने वाला न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा उसी रीत से यानी कि उसी मेथड से दंडनीय होंगे मानो डिक्री उसने ही पारित की हो और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्हीं नियमों के अधीन रहेगा मानो डिक्री उसके ही द्वारा पारित की गई थी। यानी कि दो बातें यहाँ से निकली। टोटल बात अब बता दे भाई, एक क्रम से फिर एक बार दिमाग में बैठाइए। जिस न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई हैं वह वही शक्तियां निष्पादन में रखेगा जो शक्तियां वह रखता यदि वह डिक्री उसने क्या पारित की होती स्वयं। ये पहला नियम है, जनरल रूल। स्पेशलाइज आगे नियम किया जा रहा है कि आखिर और कौन कौन सी शक्ति रखेगा। तो पहला आपका अगला शक्ति ये बताया जा रहा है कि जो लोग आपका डिक्री की अवज्ञा या वायलेशन या उल्लंघन करते हैं वे लोग उस न्यायालय द्वारा उसी प्रकार दंडनीय होंगे मानो उसने डिक्री स्वयं पारित की हो। यानी कि स्वयं द्वारा पारित डिक्री के निष्पादन में जितना वह डिक्री का वायलेशन करने वाले व्यक्तियों को जो दंड दे सकता था, सेंड की हुई डिक्री में भी उस न्यायालय को वह पावर क्या रहेगा? होगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति डिक्री के निष्पादन में बाधा डालते हैं उन व्यक्तियों को भी दंडित करने की क्या होगी? ऐसे न्यायालय की शक्ति। और अगर जिस न्यायालय को डिक्री सेंड की गई है वह न्यायालय कोई डिक्री के निष्पादन के दौरान कोई आदेश पारित करता है तो उस आदेश की अपील उस न्यायालय में होगी जिस न्यायालय में उसके आदेशों की अपील होती है। यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। मान लीजिए कि आपका पटना के न्यायालय को डिक्री सेंड की गई, पटना के न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया तो अपील प्रयागराज में उस आदेश की नहीं होगी। कहाँ होगी? पटना में ही। किस न्यायालय में? जिस न्यायालय में उस की डिक्री की क्या होती है या आदेश की अपील।
मैंने वहां देखा जाएगा कि उसकी अपील कहाँ होती है। इसके बाद उपधारा 2 आती है। उपधारा 1 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपका न्यायालय को शक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी। इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहले बैरेट की भाषा, ये शब्द लिखा जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लाज 1 में पावर दिया गया है, आपका उस पावर के वाइडनेस पर या माने वाइड होने के मामले में, व्यापक होने के मामले में विस्तृत वह शक्ति दी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो विस्तृत शक्ति दी गई है, आपका ये जो विस्तृत शक्ति है, इस पर कोई प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित आपका शक्ति भी प्राप्त होगी। यानी कि कुछ और शक्तियों का उल्लेख किस आपका खंड में किया गया है, 2 में। तो क्या जो खंड 2 में शक्तियां दी गई हैं, पावर दिया गया है ऐसे न्यायालय को, खंड 1 पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए आपका उदाहरण कहाँ से दिया जाए ताकि एकदम सटीक बैठे भाई। संविदा नियम का उदाहरण देख सकते हैं। मैंने आपका संविदा नियम, कल इसको हम समझाएंगे, पहले आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ से देख कर आइए, क्योंकि ये सीपीसी है, आपका थोड़ा नीरस भी रहती है और कठिन भी रहती है, इसीलिए भागते रहते हैं लोग पढ़ने में भी। जब आप पढ़िएगा तो मैं बता रहा हूँ 60 का क्लास धारा 16 संविदा नियम का 1 पढ़िएगा और 16 का कौन 2, यानी कि आपका 16(2) में यही बात लिखी रहेगी कि 16 के खंड 1 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित जो रिलेशन है ये माने जाएंगे कि एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा को क्या कर सकता है, डोमिनेट। लेकिन इसका जो प्रभाव होगा क्लाज 1 पर भी पड़ेगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि क्लाज 1 तो क्या है, व्यापक। तो देखिए 1-2 लाइन और आपका क्या क्या कर सकता है, सेंड की गई है डिक्री। तो धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेज सकता है। यानी कि फिर एक बार आ गया, 2 मिनट देखिए। मान लीजिए प्रयागराज का न्यायालय बनारस के न्यायालय को डिक्री भेजा, तो क्या बनारस का न्यायालय देखता है कि ये गलती से हम माने ये इस डिक्री का निष्पादन तो लखनऊ कराया जाना चाहिए, तो क्या बनारस का न्यायालय डायरेक्ट लखनऊ उस डिक्री को सेंड कर सकता है कि नहीं? निष्पादन के लिए कर सकता है। यानी कि जिस न्यायालय को डिक्री सेंड की गई है वह न्यायालय दूसरे न्यायालय को भी क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है डिक्री। किस धारा के तहत? 39। तो 39 के तहत आपका स्वप्रेरणा से करता है कि डिक्रीदार के एप्लीकेशन पर? हाँ, तो यहाँ भी स्वप्रेरणा नहीं। अगला देखिए, सेक्शन 50 के अधीन आपका मृत निर्णित ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन। तो फिर एक बार एक लाइन देखिए। मान लीजिए बी हारा था और बनारस में बी के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कराना है, तब तक बी मर गया। तो आप लोग बताइए, बताया भी गया था कि अगर बी मर गया तो डिक्री का निष्पादन होगा, लेकिन बी के किसके विरुद्ध? तो विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन बनारस का न्यायालय करवा सकता है कि नहीं? करवा सकता है। दूसरा मैंने दूसरे न्यायालय को भेज भी सकता है, और अगर निर्णित ऋणी मर जाता है तो किसके विरुद्ध करवा सकता है? विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। विधिक प्रतिनिधि किस सीमा तक दायी होंगे? लगातार बताया जा रहा है, जिस सीमा तक वह मृतक की प्रॉपर्टी क्या है, पाए है। अगला देखिए सी, डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति। एक और समस्या आ गई, क्या डिक्री भी अटैच होती है
यानी कि क्या डिक्री को भी कुर्क किया जा सकता है? एक और समस्या यहाँ आ गई। तो ये कल बताया जाए भाई, क्योंकि लंबा ये चल जाएगा, क्योंकि उदाहरण सटीक देना है। यानी कि संपत्ति की कुर्की या प्रॉपर्टी को अटैचमेंट तो आप सुने थे, यहाँ किसका अटैचमेंट होगा? डिक्री का। तो उदाहरण एक सटीक होना चाहिए। अभी लिखवाया जाएगा